गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हूं सचिन गुप्ता। और आज जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं ये बहुत ही फ्रेश टॉपिक है। और आई थिंक अभी तक इस टॉपिक के बारे में किसी ने कोई भी वीडियो रिलीज़ नहीं की है। इस टॉपिक को सबसे पहले मैं आप तक लेके आया हूँ। ये टॉपिक क्या है, बहुत हॉट है, बहुत बर्निंग टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। ओके, इस टॉपिक के अंदर देखो है क्या, एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक एपिडेमिक डिजीज एक्ट था एक, ओके, जो कि था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, जिसका एम था गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा पावर दे देना, जिससे वह फैली हुई महामारी से देश को बचा पाएँ। यानी कि एपिडेमिक डिजीज ऑर्डिनेंस 2020 है, इसका भी उसी की तरह यह एम होने वाला है। देखो मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पे आप एक पढ़ोगे एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, एपिडेमिक डिजीज 90, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। ये जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987 है, इसका काम क्या था उस समय पे, अगर देखा जाए 1987 में, तो बम्बई में प्लेग फैला हुआ था। क्या था? प्लेग फैला हुआ था। इस प्लेग से कंट्री को बचाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आती है जिसका नाम है EDA 1987, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987, जिसमें कि ये प्रावधान रखे गए कि ऐसा कोई भी अगर महामारी देश में किसी भी छोर पे फैलती है, देश में थ्रू आउट कहीं फैलती है, किसी स्टेट के अंदर, किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर, किसी सिटी के अंदर, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मेजर लिए जाएंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा मेजर होंगे ये अंडर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987 लिए जाएंगे। जैसे कि आज आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ एक्स्ट्रा मेजर गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा बीते कुछ दिनों पहले हमारे हेल्थ वर्कर्स पे कुछ भीड़ ने अटैक कर दिया। तो अब यहाँ पे ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत काम हुआ है ये। तो इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987 में ऑर्डिनेंस के थ्रू इसमें एक अमेंडमेंट लेके आई है, जिसका मेन पर्पज़ यह है कि ऐसे लोग, जो लोग हेल्थ वर्कर के लिए ऐसे क्रिटिकल और ऐसे नीचता वाले काम कर रहे हैं, जैसे कि पत्थर फेंकना। अब हेल्थ वर्कर है भाई, वो हमारे लिए हैं, दे आर वर्किंग फॉर अस। और अगर हम लोग ऐसा करेंगे कि उन पे पत्थर फेंकेंगे या उनकी इंसल्ट करेंगे या किस भी तरीके से उन्हें हम लोग ह्यूमिलिटेट करेंगे, ओके, तो होगा क्या कि जो उनका जो मोटिवेशन है देश को काम करने के लिए वह चला जाएगा। क्योंकि जब देश के लोग ही उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है वह भी देश के लिए काम करना नहीं पसंद करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वह ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987, जो कि गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल पावर देता है किसी महामारी को फैलने से रोकने के लिए, इसका गवर्नमेंट क्या करेगी, उपयोग करेगी। और ऐसे लोग जो नर्सेस के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर हाथ, डॉक्टरों के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं या फिर उन्हें गलत तरीके से इंसल्ट कर रहे हैं या फिर उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के गवर्नमेंट क्या करेगी, शिकंजा कसना स्टार्ट करेगी। इसमें जो गवर्नमेंट है वह उन्हें 7 साल तक की सज़ा दे सकती है। ओके, तो चलो ये तो एक पूरा समरी था, एक सारांश था। चलते हैं अंदर और एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल में जानते हैं। स्लाइड्स पर आते हैं और एक चीज़ को हम लोग जानते हैं। देखो ये चीज़ न्यूज में क्यों है। ओके, तो न्यूज में अगर हम लोग बात करें आज से 10 दिन पहले, तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी की जो मीटिंग हुई थी, कैबिनेट सेक्रेटरी की जो मीटिंग हुई थी, इसमें से डिसाइड किया गया था कि हमारे को ना एपिडेमिक डिजीज एक्ट का जो सेक्शन 2 है उसे दोस्तों इन्वोक करने की आवश्यकता है। यानी कि कैबिनेट, अभी बीते कुछ दिन पहले कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग हुई, उसमें ऐसा डिसीजन लिया गया कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 है, इसका जो सेक्शन 2 है इसे इन्वोक करने की आवश्यकता है, यानी इसे लागू करने की आवश्यकता है। अच्छा, यहाँ दिक्कत क्या हो रही है कि हेल्थ क्या होता है कि स्टेट सब्जेक्ट। ओके, तो अब दिक्कत क्या है कि गवर्नमेंट, अगर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह स्टेट के अंदर कुछ भी करना चाहती है तो वह नहीं कर पा रही है। जैसे कि हेल्थ वर्कर्स के ऊपर हमला हुआ, अब इन्हें कोई किसी
तरीके की कोई भी सज़ा देनी है तो ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे सकती, क्योंकि ये अंदर आता है राज्य सूची, क्योंकि जो हेल्थ सब्जेक्ट है यह राज्य सूची में आता है। तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी इशू टैकल किए जाएंगे ये स्टेट की तरह टैकल किए जाते हैं, इनमें सेंटर का कोई भी रोल नहीं होता है। तो सेंटर इनमें अपना दायरा बढ़ाने के लिए एपिडेमिक डिजीज ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट एक्ट को लेके आया है। बट बाई इन्वोकिंग सेक्शन 2 ऑफ द एपिडेमिक डिजीज एक्ट, एडवाइजरी एंड डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर विल बी इनफोर्सेबल। लेकिन अगर एपिडेमिक डिजीज एक्ट को अगर हम लोग लागू कर देते हैं इसके सेक्शन 2 के लिए, तो होगा क्या, जितनी भी एडवाइजरीज और डायरेक्शंस होंगे वह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर एंड फैमिली वेलफेयर के ही माने जाएंगे। यानी कि कोई भी स्टेट अगर ऐसा है जो कि गवर्नमेंट की एडवाइजरीज को और डायरेक्शंस को नहीं मानेगा, तो हम उसे वहाँ पर भी दोस्तों क्या है कि उस स्टेट के लिए पनिश कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 2 के अंतर्गत ये सारे के सारे काम स्टेट से, जो स्टेट के हाथ में तो है ही हेल्थ सब्जेक्ट, इसी की वजह से सेंटर मजबूर है। ओके, वह एडवाइजरीज और डायरेक्शन जो कि जारी कर रहा है वह ये चेक नहीं कर पा रहा है कि इसे स्टेट अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सेक्शन 2 लागू होगा तो वहाँ पर सेंटर क्या कर सकता है, अब सारी चीज़ों को रेगुलेट कर सकता है। इसीलिए सेंटर ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट को लागू किया है, जिससे वह स्टेट के अंदर की सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सके, कंट्रोल कर सके। जितनी भी वह गाइडलाइंस दे रहा है, क्योंकि सेंटर को ऐसा लग रहा है कि जितनी भी गाइडलाइंस उसके द्वारा दी जा रही हैं वह स्टेट के द्वारा अच्छे से फॉलो नहीं कराई जा रही। लेकिन जब ये एक्ट लागू हो जाएगा तो होगा क्या, सेक्शन 2 जब इसका इन्वोक कर दिया जाएगा तो होगा क्या, स्टेट जो है उसकी मजबूरी हो जाएगी सरकार की एडवाइजरीज और डायरेक्शंस को फॉलो करना। एट प्रेजेंट एटलीस्ट 20,000 कोविड-19 केसेस हैव बीन कन्फर्म इन इंडिया। अगर हम आज की बात करें तो कुल मिला के 20,000 केस जो हैं ये इसके कोविड-19 के कन्फर्म हो चुके हैं। पर हिंदी में पढ़ें, देखो हिंदी में क्या है, एक कैबिनेट सचिव की बैठक में यह तय किया गया कि केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी रोग अधिनियम 1897 के 2 प्रावधानों को लागू करना चाहिए। ओके, तो मैंने जो आपको इंग्लिश बताया वही लिखा हुआ है। स्वास्थ्य एक राज्य विषय है, लेकिन महामारी रोग अधिनियम की धारा 2 को लागू करके स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह और निर्देश जो है वह पालन किए जाएंगे। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। अब देखो आगे क्या है हमारे पास, अगर हमें एपिडेमिक डिजीज ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट बिल को समझना है तो इसके लिए जरूरी है कि आप एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को समझो। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक 7 एक्स्ट्रा लिख गया है, ये 1897 है, ये 1897 नहीं है, 1897 है। तो देखो ये क्या था, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। शुरुआत मैंने तो आपको बता ही दिया। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, द एपिडेमिक डिजीज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश टू टैकल द एपिडेमिक ऑफ प्लेग द ब्रोक आउट इन द स्टेट ऑफ बम्बई। देखो ये जो क्यों लाया गया, तो उसका मेन मुद्दा क्या था, इसको लाने के पीछे ब्रिटिश जब हमारा भारत ब्रिटिश के कंट्रोल में था, यानी कि जब ये ब्रिटिश इंडिया था, तब इसके अंदर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था किसी भी फैली हुई महामारी को रोकने का। दिस एम्स लॉ टू प्रोवाइड फॉर द बेटर प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ डेंजरस एपिडेमिक डिजीज अंडर द एक्ट टेम्परेरी प्रोविजंस और रेगुलेशन कैन बी मेड बी ऑब्जर्व बाय द पब्लिक टू टैकल और प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ डिजीज। देखो इसके अंडर में क्या है कि गवर्नमेंट कुछ भी नए रेगुलेशंस को बना सकती थी, जिससे कि क्या हो कि जो स्प्रेड है बीमारी का उसे रोकने में सहायता मिल सके। तो यहाँ पे ये बातें कही जा रही हैं। सेक्शन 2A ऑफ द एक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक स्टेप टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द एपिडेमिक। अब देखो जो सेक्शन 2A है ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ये क्या करता है, ये सेंटर के हाथ में सारी पावर दे देता है, जो कि रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस वाली होती हैं, चाहे वो स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, ये सारी चली जाती हैं सेंटर के हाथ में। यानी कि स्टेट हेल्थ सब्जेक्ट को रखते हुए भी जो गाइडलाइंस हेल्थ रिलेटेड फॉलो करेगा और जो रूल फॉलो करेगा वह सेंटर के फॉलो करता है। सेक्शन 3 प्रोवाइड पेनल्टीज फॉर डिसोबेइंग एनी रेगुलेशन और ऑर्डर मेक अंडर द एक्ट। अब देखो अगर कोई भी मान लीजिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंडर में कोई भी रेगुलेशन बनाएगी, अगर इसको कोई भी पर्सन फॉलो नहीं करता या फिर एक इंस्टीट्यूट फॉलो नहीं करता है या फिर खुद एक स्टेट नहीं फॉलो करती, दोस्तों उस पर पेनल्टी लगाई जाती है। दीज द अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। ये जो लगाई जाएगी पेनल्टी, ये इंडियन पेनल कोड 188 जो है उसके अनुसार लगाई जाती है। 188 इंडियन पेनल कोड की बात की जाए तो ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है डिसओबीडियंस टू ऑर्डर डिलाई प्रमोटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। ओके चलो यहाँ पे आपकी इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो ये सब लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे एक बार पढ़ सकते हैं, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये महामारी रोग अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन ये बम्बई के तत्कालीन राज्यों में बुबनिक प्लेग की महामारी से निपटने के लिए ब्रिटेन द्वारा शुरू किया गया था। इस कानून का उद्देश्य खतरनाक महामारी के रोग विस्तार की रोकथाम के लिए प्रदान करता है। तो ये मैंने सारा आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे अगला हमारे पास क्या है, द एपिडेमिक डिजीज एक्ट इज रूटीनली इन्फोर्स्ड अक्रॉस द कंट्री फॉर डीलिंग विद आउटब्रेक ऑफ डिजीज सच एज स्वाइन फ्लू, डेंगू। देखो एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो है ना, वह हमारी कंट्री में और भी पहले लग
लग चुका है। ऐसा नहीं है कि 1897 के बाद ये लगा ही नहीं है, हमारी कंट्री में काफ़ी बार ये और भी लग चुका है डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ों को जो स्प्रेड हुई है उन्हें रोकने के लिए। ऐसे बात किया स्वाइन फ्लू की, डेंगू की। फॉर एग्जाम्पल 2009 में भी लगा था टैकल द स्वाइन फ्लू, 2009 में भी हमने इसका इस्तेमाल किया था स्वाइन फ्लू को टैकल करने के लिए। ओके, पुणे में इस्तेमाल किया गया सेक्शन 2 पावर यूज टू ओपन स्क्रीनिंग सेंटर टू इन सिविक हॉस्पिटल अक्रॉस द सिटी द स्टूडेंट डिक्लेयर्ड आर नोटिफाइड डिजीज। ओके, तो हमने देखा कि पुणे के अंदर भी सेक्शन 2 का इस्तेमाल किया गया डिजीज़ की स्प्रेड को रोकने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन 2 का जो इन्फोर्सेबल है, ऐसा नहीं है नया है, ये काफ़ी बार लगता रहता है। अगर आपको उसकी पूरी जानकारी चाहिए हो तो वैसे मैंने वहाँ से इसे गूगल के सोर्स से लिया नहीं है, आप चाहो तो विकीपीडिया पे और भी कई बार दे रखा है कि कब कब इंडिया में ये लगा है। मैंने बस 2-3 बार उठाया है वहाँ से विकीपीडिया से, आप चाहो तो पूरा देख सकते हो कि सेक्शन 2 या फिर एपिडेमिक डिजीज एक्ट इनका कब कब इस्तेमाल किस किस स्टेट किस किस जगह पे हुआ है। ओके, तो मैंने बस आपको एग्जाम्पल के तौर पर 2 जगह दे दी हैं, आप चाहो तो विकीपीडिया से जाके और भी जगह देख सकते हो। तो चलो अब मैं चलता हूँ कि इस ऑर्डिनेंस में क्या क्या है। एपिडेमिक डिजीज ऑर्डिनेंस 2020 अमेंडमेंट क्या है। देखो इस ऑर्डिनेंस में दोस्तों क्या किया गया है, ऐसे लोग जो कि हेल्थ वर्कर्स के ऊपर हमला करते हैं, ऐसों के लिए एक कड़ी सजा का प्रावधान करा गया है। द ऑर्डिनेंस प्रपोजेस दैट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट मेडिकल वर्कर्स शुड बी ओवर विद इन 30 डेज। देखो अगर किसी भी वर्कर के अगेंस्ट में कोई भी रिपोर्ट की जाती है क्राइम में, ओके, जैसे कोई हीनियस क्राइम अगर किसी ने किया हुआ है, हीनियस क्राइम हो या फिर क्राइम अगर किया हुआ है किसी पर्सन ने, तो उसके अगेंस्ट में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी वह विद इन 30 डेज कर लेगी। जैसे एक डॉक्टर है मान लीजिए ए, अब इसके अगेंस्ट में डॉक्टर ए के लिए मान लीजिए बी ने किया परेशान, पत्थरबाजी किया, कुछ भी किया, अब ए क्या करेगा, जो डॉक्टर है वह क्या करेगा, पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा देगा। तो उसकी जो ये रिपोर्ट है ना, ये पुलिस के लिए विद इन 30 डेज इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी। ओके, इससे ऊपर का टाइम नहीं लेना है। द ट्रायल शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर। और इसके बाद क्या होता है कि जब FIR हो जाती है फिर ट्रायल चलते हैं, फिर क्या कर चलते हैं, ट्रायल चलते हैं अदालतों में, जिसे आप लोग केस सुनवाई ऐसा भी हम कुछ कह सकते हैं, पॉलिटी की भाषा में से ट्रायल कहते हैं। तो ये जो ट्रायल है ना, ये 1 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, यानी कि जो जज हैं वह 1 साल के अंदर ऐसे पर्सन को सजा दे देंगे उसके क्राइम को देखते हुए। अगर क्राइम छोटा मोटा है, लाइक गाली गलौज वाला है कुछ, तो उस तरीके से सजा दे दी जाएगी। और यहाँ पे अगर मारपीट का है तो उस तरीके से सजा दे दी जाएगी, और कुछ हीनियस क्राइम है, मर्डर लाइक क्राइम है हेल्थ वर्कर का, तो उसे उस तरीके से सजा दे दी जाएगी। लेकिन जो सजा है ना, ये देनी 1 साल के अंदर अंदर है। द पनिशमेंट रेंजेस फ्रॉम 3 मंथ टू 5 ईयर। अब जो पनिशमेंट होगी यह दी जा सकती है 3 से 5 साल की, यानी कि जब उसके अगेंस्ट ट्रायल चलेगा तो जो जज है वो 3 से 5 साल के लिए उसे ससुराल यानी जेल भेज सकता है। और 50,000 से 2 लाख रुपए का फाइन भी उस पर इम्पोज कर सकता है। इफ़ द इंजरीज आर ग्रेवियस इन नेचर। अच्छा, अगर जो क्राइम है बहुत हीनियस क्राइम है, अगर उस पर्सन हेल्थ वर्कर के बहुत गंभीर चोट लग गई है, द पनिशमेंट विल एक्सटेंड अप टू 7 ईयर्स इम्प्रिजमेंट। तो जो पनिशमेंट है वह 7 साल के जेल कारावास में भी बढ़ सकता है। ओके, तो अगर जैसे कि आप मान लीजिए कि क्राइम जो है मॉडरेट क्राइम है, तो उसे 50,000 से 2 लाख रुपए देना पड़ेगा और 3 से 5 साल की सजा काटनी पड़ेगी। लेकिन अगर क्राइम बहुत हीनियस है, लाइक आप मान लीजिए हेल्थ वर्कर का मर्डर कर दिया गया, तो यहाँ पे हेल्थ वर्कर का रेप कर दिया गया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम के अंदर काउंट होते हैं, ऐसे जो हैं ये 7 साल की सज़ा के उत्तरदायी होंगे। इन लोगों को 7 साल की सज़ा दे दी जाएगी। वैसे यार दोस्तों, कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारे हेल्थ वर्कर जो दिन रात हमारे लिए लगे हुए हैं, उनके साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, उन्हें इंसल्ट किया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही, मारा जा रहा है, बकायदा दोस्तों बहुत निंदनीय काम है यार। ठीक है, हमारी इंडिया के अंदर एक माओ लिंचिंग हुई महाराष्ट्र के अंदर, बहुत गलत हुआ, ये भी होना नहीं चाहिए था। और जो मैं डेली ये देखता रहता हूँ न्यूज़ के अंदर कि ऐसे प्लेस के हेल्थ वर्कर को भगाया, या ऐसे प्लेस के हेल्थ वर्कर के लिए ईंटें फेंकी, पत्थर मारे, ये चीज़ें बहुत गलत हैं यार, ये हमारे देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। इस समय पे हमारा जो फुल फोकस होना चाहिए वह होना चाहिए कोविड-19 से हम किस तरीके से फाइट कर सकते हैं। कुछ लोग इस फाइट के लिए कम्युनल कलर भी दे रहे हैं कि ये मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, हिंदू ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, ये कम्युनलिज्म यार बाद में करना, ठीक है, सेकुलरिज्म है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें बाद में करना। अभी जो मेन मुद्दा है वो है कोविड-19 से फाइट करने का। तो हम हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, सब बेकार की चीज़ें हैं कि इस डिसीज़ को कौन स्प्रेड कर रहा है, हिंदू कर रहा है कि मुस्लिम कर रहा है। ओके, मुस्लिम की मीटिंग हुई काफ़ी लोगों की, मुस्लिमों ने एक इनऑर्गेनेट बहुत ही गलत बिहेवियर शो किया, गलत चीज़ें हैं यार। देखो, अभी हमारे को बस ये देखना है कि हम एक इंसान है, ओके, और अभी क्या हर टाइम
क्योंकि जब कोई इंसान डिजीज से मर जाएगा ना, तो उससे बंदा ये नहीं पूछेगा कि तू हिंदू था या मुसलमान था, सीधी बात है कोविड-19 से मर गया। तो यहाँ पे जो मेन मुद्दा है कोविड-19 का है। तो इस कोविड-19 की फाइट को मेरी रिक्वेस्ट है, आप में से कोई बंदा भाई रिलीजन कलर देने की कोशिश ना करे, ठीक है। व्हाट्सएप पे अगर आपको पोस्ट करने के लिए कुछ नहीं तो और भी कुछ पोस्ट कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी घृणात्मक चीज़ों को पोस्ट करके ना हमारा जो इंडिया उसका ध्यान इस तरफ ना ले जाओ भाई। जो ध्यान है भाई टोटल कोविड-19 से फाइट करने में ही लगे रहने दो। तो चलो उसी के साथ दोस्तों क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू।